नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से दिए गए बयान के बाद राजनीति और मीडिया में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, तो वहीं मामले में कई विवादित बातें भी सामने आ रही हैं। अब इस मामले में पशुपतिनाथ अखाड़ा और जूना अखाड़ा भी मैदान में कूद गया है, जिसको लेकर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और पशुपतिनाथ अखाड़े के महामंडलेश्वर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये सनातन धर्म और शिक्षा दीक्षा के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। जो दिल और मन के साथ इस काम को करता है, उसके साथ ये सब चीजें सामने आती हैं। हम बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की बातों से इत्तेफाक रखते हुए उनकी बातों को सही ठहराते हैं और उनके खिलाफ जो भी बोल रहा है वो गलत है और हम उसका विरोध करते हैं। दोनों का एक मत से कहना है कि सनातन धर्म में यह संभव है कि भूत और भविष्य बताया जा सके। दोनों महामंडलेश्वर के मुताबिक घर वापसी धीरेन्द्र शास्त्री करवा रहे हैं, जिसको लेकर उन पर हमला बोला जा रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो क्या अंधविश्वास फैला रहे हैं। आप जिसे अंधविश्वास लगता है वो उनके पास ना जाए, वो किसी को बुला तो रहे नहीं है। जिनकी उनमें श्रद्धा है वो उनके पास जाते हैं। ठीक है, धर्म एक आस्था का विषय है। आस्था और अंधविश्वास में बहुत महीन अंतर होता है। आपको मेरी आस्था आपको अंधविश्वास लग सकती है, मुझे आपकी आस्था अंधविश्वास लग सकती है, लेकिन सत्य तो यह है कि किसी की भी आस्था को इस तरह से दुनिया में देखिए बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों का कत्ल करना ही अपना धर्म समझते हैं। किसी ने उनकी आस्था पर तो उंगली नहीं उठाई। पता नहीं क्यों हिंदुओं की आस्थाओं पर लगातार ये प्रहार हो रहा है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का बहुत समर्थन करता हूं। एक बहुत छोटी उम्र का युवा जो सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, लड़ रहा है, मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं। और कहीं भी वो ना तो कोई पाखंड फैला रहे हैं, ना कोई वो ऐसा काम कर रहे हैं जो और नहीं करते। तो खबर गाजियाबाद से, जहां कमिश्नरेट बनने के बाद गाजियाबाद जनपद में अच्छा खासा पुलिस का रुतबा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में सदर के नशे में चूर बीजेपी के नेता के अवैध काम करने पर उनके बार को सील करने का काम किया गया था, तो वहीं बीजेपी के और एक नेता के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि नंदग्राम के अजनारा सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड ने बीजेपी नेता आशु पंडित उर्फ आशुतोष पाठक से उनके केवल फ्लैट का पता पूछा, जिस पर बीजेपी नेता भड़क गए और उसकी जमकर पिटाई कर डाली। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। आपको बता दें कि इस दौरान जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दबंग नेता सहित 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो बीजेपी नेता की दबंगई देखने को मिली। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। ये पूरा मामला गाजियाबाद का है और अब पुलिस के हिरासत में ये सभी आ चुके हैं। दबंगई आप इसे यहां साफ तौर पर कह सकते हैं। बीजेपी नेता आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है और गार्ड से मारपीट करने का आरोप वीडियो पर, जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बीजेपी नेता आशु पंडित का नाम आशु पंडित है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है और साथ में 2 लोग और हैं। कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। ये पूरा मामला गाजियाबाद से, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था और अब पुलिस ने कार्रवाई भी की। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए 3 लोगों की गिरफ्तारी की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें कि एक गार्ड के साथ 3 युवक मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह वीडियो अजनारा इंटीग्रेटेड सोसाइटी थाना नंदग्राम क्षेत्र का बताया गया। इस संदर्भ में कल दिनांक 21 जनवरी को थाना नंदग्राम पर मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है तथा आज मारपीट करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। तो गाजियाबाद में प्रदेश सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा अभियान चलाई जा रही है। पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद अजय कुमार मिश्रा ने पुलिस लाइन में अपने अधीनस्थ अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को शपथ दिलाई। साथ ही आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाई गई। सड़क हादसों से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। तो जागरूकता अभियान की ये तस्वीर गाजियाबाद से आप देख रहे हैं। पुलिसकर्मियों को इस दौरान शपथ दिलाई गई है। काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। ये तस्वीरें शपथ कार्यक्रम के दौरान की
सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें क्योंकि लगातार हर साल सड़क हादसे में लाखों लोगों की जान चली जाती है और अब इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा ताकि रोड एक्सीडेंट्स ना हो, लोग नियमों का पालन करें और इस एक्सीडेंट से बच सकें। तो खबर अंबेडकर नगर से, जहां नगर के बसपा कार्यालय के सामने स्थित नगर पालिका परिषद अकबरपुर की बेशकीमती जमीन से अवैध कब्जा प्रशासन ने हटा दिया है। आपको बता दें कि बसपा कार्यालय के सामने कचहरी रोड पर लगभग 15 बिस्वा से अधिक बेशकीमती जमीन खसरा संख्या 808 गांव राबीपुर बहाउद्दीनपुर अकबरपुर वर्तमान समय में राजस्व अभिलेखों में बंजर खाते में दर्ज है, जो नगर पालिका परिषद अकबरपुर के अंतर्गत आती है। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद अकबरपुर सरकारी संपत्ति है, जिस पर कूटरचित दस्तावेजों से अमरजीत रामसूरत और महेंद्र कुमार ने अवैध निर्माण कर कब्जा कर लिया था। ये बंजर खाते की जमीन है जो नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में है और इस पे काफी समय से कब्जा था, जिसका मामला भी कोर्ट में चल रहा था और 2 साल पहले अतिक्रमण एक बार हटाने की कोशिश की गई थी और हटाया भी गया था, लेकिन उसी दौरान कोविड की वजह से वो स्टे आ गया था। माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हुआ था, जिसके कारण अतिक्रमण की कार्रवाई रोक दी गई थी। अभी 2-3 दिन पहले ही स्टे खारिज हुआ है और इसलिए उसी के क्रम में आगे हम लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं। तो इस बीच कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जेल से रिहा हुई है खुशी दुबे। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि रिहा होने के बाद वो चौबेपुर थाने पहुंची, मां के साथ चौबेपुर थाने पहुंची खुशी दुबे ने थाने में लगाई हाजिरी। विक्रम कांड में जेल में बंद थी। अभी तक खुशी दुबे 30 महीने बाद जेल से जमानत पर हुई है रिहा। साथ ही न्यायालय ने दिया था हाजिरी लगाने का आदेश और इसी के तहत आज थाने में हाजिरी भी लगाई गई। उनके साथ उनकी मां मौजूद थी और क्योंकि 30 महीने से वो जेल में बंद थी, लेकिन अब रिहा होने के बाद वो सबसे पहले थाने में हाजिरी लगाने के लिए पहुंची। बड़ी जानकारी, खुशी दुबे ने जेल में हाजिरी लगाई है। आपको बता दें कि जेल से रिहा होने के बाद काफी खुश भी वो नजर आई। साथ ही रिहा होने के बाद सबसे पहले वो सीधे तौर पर थाने पहुंची। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जेल में हाजिरी लगाने के लिए पहुंची थाने में। सबसे पहले जेल से रिहा होने के बाद खुशी दुबे थाने में हाजिरी लगाती हुई तस्वीरों में नजर आ रही हैं। मां के साथ चौबेपुर थाने पहुंची खुशी दुबे, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 30 महीने से जेल में बंद थी, अब रिहा हो चुकी हैं और रिहा होने के बाद सबसे पहले थाने में वो हाजिरी लगाने के लिए पहुंची। पालन करना है और सबने मदद करी उसके लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं करना चाहती सर, तो प्लीज माफ करिए। पूरा भरोसा था न्यायालय पे कि मुझे न्याय ही मिलेगा और आगे भी न्याय मिलेगा, इसका भी मुझे पूरा भरोसा है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल। तो यूं तो 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया गया है, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो 3 तलाक देकर अपनी पत्नी को घर से भगा देते हैं। खबर बांदा से, जहां एक कलयुगी पति ने अपनी पत्नी को फोन पर 3 तलाक दे दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता के ससुराल वालों ने क्रूरता से उसे और उसकी मासूम बेटी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बता दें कि पीड़ित आसमीना की शादी 2021 में हुई थी और शादी के बाद से ही ससुराल के लोग आसमीना को दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे। पीड़िता ने बताया कि 9 अगस्त 2022 को आसमीना को उसकी मासूम बच्ची सहित ससुरालजनों ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया और उसी दिन मुंबई में रह रहे आसमीना के पति अफसार ने फोन पर आसमीना को 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। तो 3 तलाक का एक और मामला बांदा से सामने आ रहा है। हालांकि अब पीड़िता पूरे मामले में मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रही है। बताया जा रहा है कि पीड़िता को दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था और जब ससुराल वालों ने पीड़िता को उसकी मासूम बच्ची के साथ घर से बाहर निकाला तो उसके पति ने फोन पर उसे 3 तलाक दे दिया। पीड़िता न्याय के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाती हुई भी नजर आ रही हैं।
बबेरू क्षेत्रांतर्गत ग्राम हरदौली में अफसार पुत्र अख्तर नामक एक युवक से एक लड़की की शादी हुई थी, जिसके द्वारा दहेज की मांग करते हुए उसे 3 तलाक कहकर घर से निकाल दिया गया है। इस संदर्भ में का मुकदमा अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत करके उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच से सामने आ रही है, जहां पर प्रयागपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट। बड़ी जानकारी, 12 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बैंक में पैसा जमा करने के लिए जा रहे थे व्यापारी। बाइक सवार लुटेरों ने व्यापारी के साथ मारपीट की। मारपीट कर छीना रुपयों से भरा बैग। पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे हैं घटनास्थल पर। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बहराइच से बड़ी खबर, प्रयागपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 12 लाख रुपए की लूट हुई है। हालांकि इस घटना के बाद से पुलिस के आलाधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि व्यापारी बैंक में पैसे जमा करने के लिए जा रहा था। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बैंक के दौरान की। हालांकि इस घटना के बाद से भारी संख्या में लोग भी वहां मौजूद है। पुलिस के भी आलाधिकारी पहुंच चुकी है। घटनास्थल का जायजा लिया जा रहा है और मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। मैं भूगल बाजार रहता हूँ और मेरे पैसा बैंक लेके जा रहा था। अचानक लोग थे और हाजी मैंने रोका, बस पैसा छीन भाग गए। तो हम बचा के समय अच्छा, तो कितने की लूट हुई आपसे? 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए की किस चीज से मारा आप बताएंगे? वो बंदूक थी। हाँ। बंदूक की रात पीछे वाली होती ना, यहाँ पर गोली लगाई थी, वहां से मारा। बहुत केस। कितने लोग थे? 2 लोग थे सर। तो इस बीच फतेहपुर से एक बड़ी खबर, पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग। संदिग्ध परिस्थितियों में ये आग लगी है। धमाके से कोठरी हुई है पूरी तरीके से ध्वस्त। बड़ी जानकारी, लाखों का हालांकि नुकसान भी हुआ है। पटाखे की दुकान में भीषण आग लग गई। हालांकि आग किस वजह से लगी अभी इस बात की जानकारी नहीं लग पाई है। घटना की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन धमाके की वजह से कोठरी भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। आग किन कारणों से लगी ये फिलहाल नहीं पता चल पाया है, जांच का विषय है। और घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और इसमें तकरीबन 2.5 लाख का नुकसान भी हुआ है। पटाखे की दुकान में ये आग लगी थी। आग किस वजह से लगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और क्योंकि धमाका इतनी तेज था कि कोठरी भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। संदिग्ध परिस्थितियों में ये आग लगी थी। तो उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के आजद मार्ग चौराहे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को रौंदते हुए कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक कार को खींचते हुए खाई में जा गिरा। हादसे में 3 राहगीरों समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और इस सड़क जाम की वजह से लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर 5 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की लाइन भी लग गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिश की तो गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। फिलहाल पुलिस लोगों को समझाने में जुटी हुई थी और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार लोग मान गए और इस पूरे हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। तो 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल भी काटा। आपको बता दें कि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शाम को 7 बजे जो आजाद चौराहा है वहां पर एक दुखद और बहुत बड़ी घटना हो गई है, जिसमें एक ट्रॉला द्वारा एक कार को टक्कर मार दी गई।
दोनों गाड़ियां जाकर के गड्ढे में गिर गए, जिससे कि 3 लोगों की जो कार सवार थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। साथ में 3 व्यक्ति अन्य जो बाहर थे, चौराहे पर खड़े थे, उनकी भी इसमें मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से कुल 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। क्या वजह? तेज गति से वाहन चलाना इसकी पहली गति है, पहला कारण है। और ठीक से चौराहे पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर। यही अभी तक तो प्रथम दृष्टया घटनास्थल का निरीक्षण करने पे पता चल रहा है। तो इस बीच कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि सामने आया है दिल्ली के सुल्तानपुरी जैसा मामला। बड़ी जानकारी, कार चालक ने 1 किलोमीटर तक स्कूटी को घसीटा, टक्कर के बाद दिया वारदात को अंजाम। फजलगंज पुलिस ने ही कार चालक को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि हादसे में घायल हुई है स्कूटी सवार 2 युवतियां। पुलिस ने घायल छात्राओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फजलगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी स्टेशन पुल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दिल्ली के सुल्तानपुरी जैसा एक और मामला देखने को मिला। हालांकि पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया है। दोनों ही युवतियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फजलगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी स्टेशन के पास ये पूरा हादसा हुआ था। कानपुर से इस बीच बड़ी अहम जानकारी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। 2 छात्राएं इसमें घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मेरी गाड़ी में सर शीशे वीशे तोड़ के मैंने हल्की सी छुआई, जो मेरी गाड़ी में तोड़ के मुझे अटैक किया गया है। हमारी गाड़ी में कहाँ से आ रहे थे? मैं आ रहा था फजलगंज से गोविंदपुरी की तरफ। तो मेरी गाड़ी में मेरे आगे था, मेरे आगे। हाँ, आगे था। तुम्हारी गाड़ी में कोई फंस भी गया था? हाँ, तोड़ा गया शीशा। तो नहीं, कोई गाड़ी में फंस गया था क्या तुम्हारे? कोई नहीं फंसा मेरी गाड़ी में सर। तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस के बयान पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस के बयान पर अपर्णा यादव ने कहा है कि शबरी के झूठे बेर खाकर श्री राम ने समस्त कास्ट बैरियर को तोड़ा और झूठे बेर खाकर सतयुग में उन्होंने एक परम उदाहरण दिया। राम भारत का चरित्र है और राम किसी एक धर्म या मजहब के नहीं है। आज भी भारत में कहा जाता है कि बेटा हो तो राम जैसा हो। इस तरह की टिप्पणी करना, बयान देना अपनी राजनीति गर्म करने के लिए किसी ने भी दिया हो, वो अपने खुद के चरित्र को ही दिखा रहा है। इसके साथ ही अपर्णा यादव ने कहा कि वो उनके खुद के चरित्र का दर्पण है, वो कितना नीचे स्तर के हैं। बता दें कि बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र के नुमाइश ग्राउंड में हो रहे एक शाम सावरिया सिट के नाम कार्यक्रम में अपर्णा यादव पहुंची थी। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी झूठे बेर खाए थे। तो इस बीच कानपुर से एक और बड़ी खबर, कथित वीडियो से पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल। बता दें कि खुशी दुबे के घर के बाहर लगाए गए 2 सीसीटीवी खुशी दुबे के घर के बाहर लगाए गए। आरोप है कि रातों रात लगवाए गए हैं ये कैमरे। रिहा होने के बाद खुशी की चुप्पी से पुलिस थी चौकन्ना, और इसी वजह से ये 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे की। खुशी दुबे के घर के बाहर 2 सीसीटीवी कैमरे
लगाए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि खुशी दुबे को जमानत मिल चुकी है। जमानत मिलने के बाद सबसे पहले वो थाने में हाजिरी लगाने के लिए पहुंची, लेकिन रातों रात ये सीसीटीवी कैमरे खुशी दुबे के घर के बाहर लगाए गए हैं। हम आपको ये कैमरे भी दिखा रहे हैं। ये कैमरे खुशी दुबे के घर के बाहर खंभ पर लगाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में प्रदेश की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत के बारे में बात की। साथ ही मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विभिन्न प्रकार की विविधताओं को लिए हुए तमाम सारी संभावनाओं को रखते हुए और एक बहुत ही समृद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए उत्तर प्रदेश आज काफी आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश जहां जो कि भगवान राम की जन्मस्थली है, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। यहाँ पे वेद का जब पहले बार धरती पर आगमन हुआ तो उसका पहला वाचन नैमिषारण्य में। भगवान बुद्ध को जब बोधि प्राप्त हुआ तो सारनाथ में। यह तमाम सारे हमारे ऐतिहासिक, चाहे महाभारत से जुड़े हो, रामायण काल से जुड़ी हो, ये सब चित्रकूट ऐसी चीजें जो कि हमारे प्रदेश में एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में जानी जाती है। यहाँ पे कला के दृष्टिकोण से देखें, शिल्प के दृष्टिकोण से देखें तो इतनी सारी विविध प्रकार की, चाहे वो ललित कलाएं हो, चाहे वो वास्तुकला के रूप में हो, भवन कला के रूप में हो, विभिन्न प्रकार के जो कि हमारे एक मानव जाति जब अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती है उसकी विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के रूप में हो, ये पूरे प्रदेश में फैला पड़ा हुआ है। विभिन्न प्रकार की नृत्य विधाएं भी, संगीत विधाएं भी इस प्रांत में या तो पैदा हुई हैं या पली या बढ़ी है। यहां पे हमारे सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, भगवान वाल्मीकि, ऐसे तमाम सारे बहुते जो कवि लेखक जिन्होंने एक छाप छोड़ी हुई है इतिहास के पन्नों में, ऐसे भी हमारे प्रदेश में रहे। इस प्रदेश में प्रकृति ने एक बहुत अच्छी नदियों का जाल बिछा रखा है। इतनी उर्वरा धरती है जहां पे हर प्रकार की फसलें, आप किसी भी फसल को आप ले लीजिए तो चाहे गेहूं हो, धान हो, हर प्रकार की फसलों में उत्तर प्रदेश देश में या तो प्रथम है या दूसरे स्थान पे या तीसरे स्थान पे। गन्ने की उपज में नंबर 1 है। डेयरी के मामले में देश में सबसे ज्यादा हमारी डेयरी प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश से होता है। हॉर्टिकल्चर की यानी औद्यानिक फसलें, चाहे फल हो चाहे सब्जियां हो, वहां भी हमारा बहुत ऊपर, मैंने देश में सबसे ज्यादा उपज वाला स्थान उत्तर प्रदेश है। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।